हेलो फ्रेंड्स, मैं एलिसन रॉड्रिक अपने यूट्यूब चैनल टेक रेजोल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में जो बातें मैंने आपको बताई थी, उम्मीद है कि आपने उससे कुछ सीखा होगा और आज़ादी के महत्व को आपने समझा होगा। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपके सामने लेकर आ रहा हूं, शायद तक उन बातों के विषय में आप जानते हैं या नहीं, लेकिन जो बातें आज मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मेरे और आपके लिए जानना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आज़ादी के महत्व को यदि नहीं समझेंगे तो फिर से एक बार देश गुलाम हो जाएगा। और किसका गुलाम हो जाएगा, ये बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। दोस्तों, क्योंकि गुलामी की हमेशा सजा निम्न तबके के लोगों को ही मिलती है, क्योंकि आज़ाद भारत में भी यदि हम अपनी आज़ादी के महत्व को नहीं समझ पाए तो हमें फिर से एक बार ठहर कर ये सोचने की आवश्यकता है कि आने वाले 3 दिनों के बाद जब हम आज़ादी का पर्व मनाएंगे तो उस हर्षोल्लास के साथ हमारे भीतर आज़ादी का महत्व उत्पन्न होना चाहिए। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा ऐसे 2 व्यक्तियों के विषय में जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। वो 2 शख्स जिनके खून से हमें आज़ादी मिली। दोस्तों, यद्यपि उन 2 शख्सों की विचारधाराएं अलग थी, लेकिन उनकी मंजिल सिर्फ एक थी और वो थी आज़ादी, स्वतंत्रता। क्योंकि आज़ादी का दोस्तों इतना अधिक महत्व है, आप उस शख्स से जाकर पूछ सकते हैं जो बंदी गृह में कैद है। कई ऐसे लोग हैं जो आज बंदी गृह में कैद हैं, उन्हें सबसे ज्यादा कोई चीज यदि जरूरी लगती होगी तो सिर्फ ये चीज लगती है कि कैसे भी करके वो उस कैद खाने से बाहर आए। हजारों लाखों रुपए, करोड़ों रुपए उनके परिवार के पास है, लेकिन वो उनको छुड़ा पाने में असफल है, क्योंकि कोई ऐसा अपराध उनसे हो गया है जो उन्हें कैद खाने में ले गया है। उनसे ही आज़ादी के विषय में जब आप पूछेंगे तो पता चलेगा कि वे आज़ाद होना चाहते हैं। लेकिन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से वो बातें आपके सम्मुख रखना चाहता हूं कि आप जानें कि कैसे हमें आज़ादी मिली और इस आज़ादी के महत्व को वर्तमान समय में हमें समझना होगा, वरना फिर से स्थिति वैसे ही निर्मित होगी। इस बार अंग्रेज हमें गुलाम नहीं बनाएंगे, इस बार हमें गुलाम बनाएंगे वो बड़े बड़े उद्योगपति, वो धनाढ्य लोग जिनके पास भारत का रुपया ठसाठस भरकर उनकी तिजोरी में रखा हुआ है। लेकिन आज का मेरा ये विषय नहीं है। आज का मेरा विषय है वो 2 शख्स जिनकी चर्चा आज मैं अपने वीडियो में करूंगा, उनके विषय में मैं बताना चाहता हूं। ये 2 शख्स अलग विचारधारा के थे, लेकिन उनकी मंजिल एक थी। पहले शख्स का नाम मैं लेना चाहता हूं हमारे सबसे प्रिय युवा भगत सिंह का, जिन्होंने अपने प्राणों पर खेलकर भारत को आजादी दिलाई। जब आप जानेंगे कि उनकी कितने कम उम्र में मृत्यु हो गई तो आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि वो पूरी तरीके से जवान भी नहीं हुए थे और देश के लिए आजाद हो गए। बहुत कम उम्र में ही उनकी विचारधारा देश की आजादी के लिए बदल गई थी। वे हिंसा तो अपनाएं, लेकिन दोस्तों आजादी के लिए उस समय ये जरूरी था। आज भले ही नियम कानून बन चुके हैं और हिंसा करने पर युवाओं को कैद खाने में डाल दिया जाता है या हवालात में डाल दिया जाता है, लेकिन उस वक्त चाहे हिंसा के द्वारा हो चाहे अहिंसा के द्वारा, उस वक्त जरूरी था कि देश को आज़ादी मिले। दोस्तों, मैं आज पहले उस शख्स का नाम लेना चाहता हूं जिसने अपने प्राणों का बलिदान इस भारत देश को दिया, जिसका नाम लेने पर हमें गर्व है। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि हम हिंदू हैं, इससे पहले कि हम मुसलमान हैं, इससे पहले कि हम सिख हैं, इससे पहले कि हम ईसाई हैं, या इससे पहले कि हम किसी अन्य धर्म जाति के हैं, हम सबसे पहले भारतीय हैं। और दोस्तों, हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। जो व्यक्ति अपने आप को भारतीय कहलाने में शर्म महसूस करता है वो पशु के समान है। क्योंकि दोस्तों, धर्म की लड़ाई में कई बार हम अपनी राष्ट्रीयता और अपनी भारतीयता और अपने भारतीय नागरिक होने को भूल जाते हैं।
आज सबसे ज्यादा जरूरी है व्यक्ति को सबसे पहले वो भारतीय बने, उसके बाद किसी धर्म की चर्चा करे। तो दोस्तों मैं कह रहा था सबसे पहले व्यक्ति का नाम, जिसका नाम भगत सिंह था, जिनका जन्म पंजाब के, मैं उनकी जन्मस्थली बता देता हूं आपको, आजादी की योद्धा भगत सिंह, जिनका जन्म, ये महान योद्धा भगत सिंह जिनका जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ। जन्मस्थली थी जरनलवाला तहसील पंजाब, वर्तमान में वो पाकिस्तान में है। इन्होंने बचपन से ही गुलामी को महसूस किया। उन्होंने गुलामी को महसूस करते हुए अपनी विचारधाराओं को बदलना प्रारंभ किया। बहुत ही कम उम्र में लगभग 12-13 साल में ही उनके भीतर, उनकी खून में आजादी के लिए वो लहू दौड़ने लगा जो वो चाहते थे। 15, 16, 17 साल की आयु आते आते उनके रग रग में आजादी के लिए इतना अधिक आजादी के लिए उनके खून में एक जज्बा, एक जुनून उमड़ पड़ा। दोस्तों आज के युवा 15, 16, 17 साल में सिर्फ मोबाइल में लगे हुए हैं, पबजी खेलने में लगे हुए हैं, लेकिन उस वक्त इस युवा शहीद भगत सिंह ने भारत को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व दे दिया। जबकि उस उम्र के युवा तो पिक्चर देखने, मोबाइल चलाने, उस वक्त भले ही मोबाइल नहीं था, कोई और मनोरंजन था होगा, लेकिन भगत सिंह के दिमाग में सिर्फ ये था कि कैसे भी करके भारत को आजाद कराना है। और इस महान क्रांतिकारी बलिदानी भगत सिंह ने एक ऐसी टीम तैयार की जो अपने प्राणों पर खेलकर देश को आजाद कराए। और दोस्तों इस महान क्रांतिकारी को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। दोस्तों हम जानते हैं कि असेंबली में बम फेंकने के बाद उन्हें अंग्रेजों के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन इससे पहले कि वो फांसी की सजा पाते, उनके रग रग में एक जुनून उनके खून में बह रहा था, और वो था देश को आजाद करना। दोस्तों ऐसा जज्बा, ऐसा जुनून वर्तमान में युवाओं के भीतर होने की आवश्यकता है। भले ही आज देश आजाद कहलाता है, लेकिन आजाद देश में भी बहुत सारी चीजें निम्न तबके के लोगों को गुलाम बना देती है, और वो आज उद्योगपतियों के, धनाढ्य लोगों के और ऐसे लोगों के जिनके पास केवल धन सत्ता है, उनके गुलाम हो गए हैं। लेकिन जब दौर आजादी का था, जब देश आजाद नहीं हुआ था, तब ये शख्स शहीद भगत सिंह, जिसे शहीद आजम भी कहते हैं, दोस्तों इसने अपना सर्वस्व प्राण अपना देश को बलिदान करने में लगा दिया। और दोस्तों असेंबली में बम फेंकने के कारण उनके ऊपर फांसी की सजा हुई, और 1931 को उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई, महज 23 साल की उम्र में। अब आप सोचिए 23 साल की उम्र में तो आज वर्तमान में लोग ग्रेजुएशन पूरा करते हैं, स्कूल से ही निकले होते हैं, कॉलेज से ही निकले होते हैं, और उनके मन में बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन इस युवा के मन में सिर्फ एक ही सपना था, और वो सपना था भारत देश को आजाद कराना। ऐसे योद्धा आज पैदा होना बंद हो गए हैं दोस्तों। ऐसे योद्धा आज पैदा होना इसलिए बंद हो गए हैं क्योंकि आजाद भारत में गुलामों की नस्ल पैदा हो रही है, और ये गुलामी आने वाले समय में इतनी भयंकर होगी कि देश के भीतर ही ऐसे युद्ध छिड़ जाएंगे कि लोग राज्य के ऊपर चढ़ाई करेंगे। अगर स्थिति यही रही ना दोस्तों, तो फिर कोई क्रांतिकारी आने वाला नहीं है कि इस देश को अन्य राज्य से आजाद कराए। ये महान थे शहीद भगत सिंह, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण को बलिदान करके युवाओं को यह संदेश दिया कि दोस्तों जिस आजाद भारत का हम सपना देख रहे हैं, जिस देश को हम अंग्रेजों के हाथ से छुड़ाना चाहते हैं, जब ये आजाद हो जाए तो तुम इस भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना देना और इस देश को महान देश के रूप में सामने लाना। लेकिन वर्तमान में स्थिति बिल्कुल विपरीत है दोस्तों। आज हमारे बीच भगत सिंह नहीं है, लेकिन उनकी क्रांति और उनका नारा इंकलाब जिंदाबाद मशहूर है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम भगत सिंह के लिए एक दिन भी ऐसा उत्सव नहीं मना पाते जिससे उनके परिवार को या उन लोगों को जो भगत सिंह को जानते थे करीब से,
उन्हें ये महसूस हो सके कि वास्तव में भगत सिंह ने जो बलिदान दिया था उस देश के लोगों ने भुला नहीं दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश का कि हम अपने शहीदों के लिए मात्र एक दिन ही तय करते हैं, उनकी याद में कुछ ऐसा नहीं करते कि उनके लोग जो आज वर्तमान में इस देश में हैं वो ये महसूस कर सकें कि उनके पूर्वजों ने जो देश के बलिदान, जो उनके पूर्वजों ने जो भारत देश के लिए बलिदान किया वो वाकई में सार्थक था। ये गर्म दल वाले थे, इनके साथ सुखदेव सदगुरु भी थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे। इन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ये गुलामी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, ये तिरस्कृत होना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इन्हें मालूम था कि अंग्रेज भारतीयों को न केवल शारीरिक रूप से परंतु मानसिक रूप से गुलाम बना दिए हैं। 200 साल लगातार गुलामी की प्रथा जो चली आ रही थी, अंग्रेज जो लगातार दबाव बनाए हुए थे, इससे ये इतने ज्यादा खफा हो गए कि इन्होंने हिंसा और अहिंसा की परवाह नहीं की और केवल एक बात अपने दिमाग में रखा कि देश को आजाद कराना है। ऐसे वीर बहादुर आजादी के योद्धा को मैं नमन करता हूं। और दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान में भी ऐसे विचारों की आवश्यकता है जिससे कि दलित आदिवासी लोगों को आजाद भारत में पर्याप्त सुविधा, मूलभूत सुविधा मिल सके, तभी हमारा देश जो आजाद कहलाता है उसका आजाद कहलाना सार्थक होगा। ये पहला व्यक्ति थे जिनका मैंने नाम लिया, शहीद भगत सिंह, जिन्हें हम कहते हैं शहीद आजम भगत सिंह। ये गरम दल वाले थे। और जिस दूसरे शख्स की मैं बात करूंगा, जिसे हम अपने राष्ट्रपिता के नाम पर जानते हैं, महात्मा गांधी। आप जानते हैं महात्मा गांधी का पूरा नाम, हम बचपन से पढ़ते आते हैं, बचपन की क्लासों में हमने पढ़ा है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम, महात्मा गांधी तो उन्हें उपाधि दी गई है, लेकिन उनका पूरा नाम हम जानते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनके पिता करमचंद गांधी दीवाना फराजकोट थे, उनकी मां पुतलीबाई और उनकी पत्नी कस्तूरबा, और बहुत कम उम्र में ही महात्मा गांधी का विवाह हो गया था। और ये बीए एलएलबी करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए विदेश साउथ अफ्रीका गए। उस समय देश आजाद नहीं हुआ था और देश में हाहाकार की स्थिति मची हुई थी। ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने जब साउथ अफ्रीका गए तो वहां पर उन्होंने जो चीज झेला, जो अपमान झेला, उससे उन्होंने ये ठान लिया कि अंग्रेजों को सबक सिखाना है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में उन्होंने अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी की, बैरिस्ट्री की उपाधि उन्हें मिली। और दो घटना ऐसे उनके जीवन में घटी जिससे उनका सारा जीवन ही बदल गया, और वो दो घटनाओं ने उनकी जिंदगी को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि देश की आजादी के लिए वो अग्रणी नेता के रूप में जाने गए। दोस्तों, मैं दो घटनाओं की चर्चा कर देता हूं। पहली घटना ये थी, कोटेशन लिखा हुआ था कि डॉग्स और इंडियंस नॉट अलाउड। उनका हृदय छिद गया इस कोटेशन को पढ़ के कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। इसका मतलब कि कुत्ते और भारतीयों को उस भवन में घुसने की इजाजत नहीं थी। एक भारतीय जब इस प्रकार के कोटेशन को पढ़ता है तो उसका हृदय छिद जाता है। और दूसरी घटना उनके साथ यह घटी कि वो सूट बूट में तो थे और उच्च पढ़ाई तो कर रहे थे, लेकिन उनके साथ घटना घटी क्या कि वो जब एक लोकल ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो उन्हें टीटी ने काला आदमी कहकर घसीट कर ट्रेन से बाहर फेंक दिया। ये अपमान का घूंट उन्होंने वहां पिया और तत्काल ये डिसीजन लिया कि मुझे अपने देश लौटना है और अपना देश लौटकर इन अंग्रेजों को सबक सिखाना है जो भारतीयों को कुत्ते की उपाधि देते हैं, भारतीयों को निम्न समझते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत विश्व गुरु था किसी समय में, लेकिन स्थिति बदल गई और सोने की चिड़िया से भारत निम्न स्तर में आ गया। इस अपमान को सहने के बाद मोहनदास करमचंद गांधी ने यह निर्णय लिया कि अब मेरी जिंदगी का उसूल सिर्फ एक ही होगा और वो होगा भारत की आजादी। भगत सिंह, सदगुरु, चंद्रशेखर आजाद, लोगों ने तो हिंसा का मार्ग अपनाया था, लेकिन इस शख्स ने नरम दिल के होने के कारण अहिंसा का मार्ग अपनाया। इन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्म। इन्होंने कहा करो या मरो, लेकिन लाठी पत्थर और बंदूक से नहीं बल्कि शांति से। इन्होंने दांडी यात्रा भी निकाली, नमक कानून भी बनाया और देश को आजाद कराने में ये सफल रहे।
दोस्तों, भले ही आज महात्मा गांधी को मजबूरी का नाम दे दिया जाता है, एक मुहावरा बना दिया जाता है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, लेकिन दोस्तों यदि आप महात्मा गांधी की पुस्तकें पढ़ेंगे और महात्मा गांधी के विषय में गहराई से जानने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि इस पतले दुबले शख्स ने इसी अहिंसा से अंग्रेजों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, महात्मा गांधी वो महान शख्स है जो जब तक भारत है तब तक महात्मा गांधी का नाम गूंजता रहेगा। दोस्तों, आपको जानने की आवश्यकता है। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों महात्मा गांधी की, जिन्होंने तिरस्कार को सह के अपने आप को पूरी तरीके से भारत की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। और दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले भारत आकर विदेशियों के कपड़े का बहिष्कार किया। जो वेस्टर्न सभ्यता भारत पर हावी होने जा रही थी, सबसे पहले गांधी ने यही किया कि विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया और भारतीयों को ये बताया कि हमें अब अंग्रेजों के किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, अब हम भारत को आज़ाद कराएंगे। क्योंकि गुलामी में चाहे आप कितना भी महान बनने की कोशिश करें, यदि आपका शरीर और आत्मा स्वतंत्र नहीं है तो आपके पास चाहे अकूत धन हो, आपको हमेशा गुलामी ये एहसास दिलाती रहेगी कि तू गुलाम है। इस महान नेता ने देश को आज़ाद कराने के लिए वस्त्रों का त्याग किया और अपने प्राण देने तक अपने शरीर पर केवल एक लंगोट बांध कर घूमते रहे, इसलिए ताकि अंग्रेजों को वो बता सकें कि हम अहिंसा के द्वारा भी तुम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद इन्होंने कई आंदोलन चलाए, जिनमें भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो, सत्याग्रह का आंदोलन इन्होंने चलाया। ये अहिंसा को इसलिए प्रमोट करना चाहते थे कि वो बताना चाहते थे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बंदूक, तलवार और बम से देश आजाद हो। चूंकि ये नरम दल के थे, इसलिए इन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया और बाइबल की बातों को भी इन्होंने सामने प्रकट किया कि यदि कोई तुम्हारे गाल पर एक झापड़ मारे या एक थप्पड़ मारे तो तुम अपना दूसरा भी फेर दो। कई युवा नेताओं को ये बात हजम नहीं हो रही थी, लेकिन महात्मा गांधी अपने अहिंसा में अड़े रहे और उनके अड़े रहने का परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों को वापस जाना पड़ा। दोस्तों, इन दो नेताओं, इन दो महान व्यक्तियों के बारे में जो मैंने आपको आज बताया है, ये भले ही अलग अलग विचारधारा के थे, लेकिन उनकी मंजिल सिर्फ एक ही थी और वो मंजिल थी भारत को आज़ाद कराना किसी भी हाल में, चाहे एक दल हिंसा करके आज़ादी दिलाए या दूसरा दल अहिंसा परमो धर्म कह के आज़ादी दिलाए। मकसद तो एक ही था, आज़ाद भारत। और हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को ये सपना जो पिछले 200 सालों से देखा जा रहा था, वो सपना पूरा हो गया और पूरे भारतवासी अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गए। आज़ादी का हर्षोल्लास वाला पर्व मनाया गया, क्योंकि दोस्तों आज़ादी बहुत बेशकीमती है और जो लोग गुलाम हैं आज बंदी गृह में, उनसे जाकर पूछिए कि वो क्या चाहते हैं। तो ना वो सोना चाहते हैं, ना चांदी चाहते हैं, वो चाहते हैं आज़ाद होना। दोस्तों, आज़ादी बेशकीमती है, लेकिन वर्तमान समय में स्थितियां बदल रही है। राज्य इससे पहले एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करें। दोस्तों, इस आज़ादी के महत्व को समझते हुए हमें अपने इतिहासकारों को और इतिहास के बलिदानियों को याद करते हुए हमें फिर से अखंड भारत बनाना है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि इससे पहले कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आदिवासी हैं या कोई अन्य जाति के हैं, सबसे पहले हम दोस्तों भारतीय हैं और इस भारतीय होने पर हमें प्रतिदिन गर्व होना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भारतीय होने को गर्व महसूस नहीं करता है, उसे शर्म आती है भारतीय कहने में, तो मैंने पहले भी कहा कि वह पशु के समान है और उसे इस भारत की मिट्टी पर रहने का कोई हक नहीं है। दोस्तों, इन दो महान
नेताओं के विषय में जो मैंने आपके सम्मुख रखा, उनके विषय में और भी बहुत सी बातें हैं जो आप विकिपीडिया या गूगल में खोजने पर पा सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था कि ये दो शख्स, एक महात्मा गांधी और दूसरा शहीद भगत सिंह, भले ही अलग अलग विचारधारा के थे, लेकिन उनका मकसद एक ही था, वो था भारत को आजाद कराना। आज अगर देश में 2 या 3 बड़ी बड़ी पार्टियां विचारधाराओं से अलग हो, लेकिन यदि तीनों चारों पार्टियों का मकसद देश को विकसित बनाना ना हो, तो फिर उनकी राजनीति करना व्यर्थ है। दोस्तों, यदि पार्टियां किसी भी प्रकार का विरोध करके भारत को यदि अग्रणी देश में शामिल नहीं कर रही हैं, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि वो अपने स्वार्थ के लिए ही सत्ता में आए हैं और केवल वो धन चाहते हैं। दोस्तों, आज देश में 2 बड़ी पार्टियां हैं, उन पार्टियों का नाम नहीं लूंगा, और भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और कई पार्टियां हैं। इन सभी पार्टियों का यदि उद्देश्य भारत को विकासशील से विकसित बनाना है, तो हम उन्हें मतदान करने में किसी प्रकार का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि पार्टियों का उद्देश्य केवल सत्ता को प्राप्त करके पावर का गलत इस्तेमाल करना है, दुरुपयोग करना है उसका, और केवल धन कमाना है और सुविधा जुटाना है, तो दोस्तों हमें मतदान करने से पहले विचार करने की आवश्यकता है कि ये पार्टियां कहीं हमें फिर से गुलामी की तरफ तो नहीं अग्रसर कर रही, क्योंकि वर्तमान में भारत अभी भी भ्रष्टाचार का सबसे पहले गुलाम है, उसके बाद गरीबी का भी गुलाम है, और उसके बाद ऐसी ऐसी बातों का गुलाम है जो मैं इस वीडियो में बता नहीं सकता। दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको सचेत और सावधान करना चाहता हूं कि ऐसे नेताओं से बचें जो आपको लुभावनी घोषणा कर कर आपका मत ले जाते हैं। आने वाले समय में हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव है। दोस्तों, मैं मतदान की अपील नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यही अपील करूंगा कि अपने नेताओं को पहचानें, अपने लीडरों को पहचानें, ऐसे लीडरों के पीछे ना भागें जो सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति में आना चाहते हैं और उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं। इन 2 महान नेताओं से, इन 2 महान क्रांतिकारियों से, इन 2 महान लीडरों से हमें सीखने की आवश्यकता है। इन दोनों शख्स का उद्देश्य सिर्फ भारत को आज़ाद कराना था। आज़ादी इनका सपना था। इनका सपना यह नहीं था कि आज़ादी के बाद कोई मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, राष्ट्रपति बन जाऊंगा, विधायक बन जाऊंगा या सांसद बन जाऊंगा। इन 2 महान व्यक्तियों का उद्देश्य सिर्फ ये था, आज़ाद भारत का सपना। क्या आज हमारे लीडर ये सपना देख रहे हैं कि भारत को हम विकसित देश में शामिल करेंगे? ये सपना यदि वो देख रहे हैं, तो फिर हम उन नेताओं को नमन करते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, और तब तक के लिए शब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।